हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज लेक्चर 4 लेकर के मैं आया हुआ हूं। उसमें आज पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, पिछली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, या पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। उस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अगले हिस्से में हम लोगों ने शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 नहीं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था स्क्वायर मैट्रिक्स तक। आई एम राइट? एग्जैक्टली आई एम राइट। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था स्क्वायर मैट्रिक्स तक। अब हमको उसके आगे डिस्कस करना है। अगला पॉइंट था हम लोगों का, अपने नोट्स पे देखिए, स्केलर मैट्रिक्स। अगला पॉइंट क्या था हम लोगों का? ये है हम लोगों का लेक्चर 04, चौथा लेक्चर है मैट्रिक्स पर। क्लियर? बहुत बड़ा चैप्टर कह सकते हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसमें छोटे छोटे सेक्शन में मैंने डिवाइड करके इजीली आपको समझाने की कोशिश करी है। लेक्चर नंबर 4 में आप सबसे पहले कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। डालिए अधिशाव्यू। डियर, आप समझ लीजिए कि जितने भी उस फ्लो चार्ट में मैट्रिक्स बने थे, स्क्वायर मैट्रिक्स के नीचे सभी के सभी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होंगे। ये तो हमेशा दिमाग में बैठा लो, मतलब नहीं समझ में आया? मैंने कहा स्केलर मैट्रिक्स। मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी पढ़ाता हूं, जब आपको बहुत मजा आएगी। मैं 3 मैट्रिक्स लेता हूं, आपको 3 मैट्रिक्स डिस्कस करना है। कौन कौन सा? एक डिस्कस करना है स्केलर मैट्रिक्स, दूसरा डिस्कस करना है डायगोनल मैट्रिक्स, और तीसरा डिस्कस करना है आपको यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर? इसी को हम लोग और एक नाम से जानते थे, क्या लिखा था हम लोगों ने? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? तो अब हमको ध्यान देना है, हम 3 मैट्रिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तीनों की स्टडी कंपैरेटिव स्टडी लेकर के चलेंगे, और हमें समझना है कि क्या छोटा सा चेंज हो जाता है तो स्केलर डायगोनल बन जाता है, या डायगोनल यूनिट बन जाता है, या यूनिट स्केलर बन जाता है। आखिर ऐसा क्या स्लाइड चेंजेस हैं छोटे छोटे, तो हमें रटना नहीं है। सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखिए, इन तीनों का एक कॉमन भाग होता है, कॉमन हिस्सा होता है कि तीनों के तीनों वर्ग आव्यूह होते हैं। कैसे आव्यूह होते हैं? बोलिए, वर्ग आव्यूह होते हैं। कैसे होते हैं? वर्ग आव्यूह होते हैं। वर्ग आव्यूह का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो इनमें जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का नेचर ही होता है कि जितनी रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। तो जनाब अब जरा ध्यान देकर काम करिए कि जितनी रो उतने कॉलम। 3 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा 3 एग्जांपल ले लें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। A इज इक्वल टू, मैंने ऐसे मैट्रिक्स बना दिया। A इज इक्वल टू, मैंने फिर ऐसा एक मैट्रिक्स बनाया, और A इज इक्वल टू, फिर मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स बनाया। क्लियर? तो मैंने 3 मैट्रिक्स के साइन ले लिए। अब बोलिए तीनों मैट्रिक्स कैसे होते हैं स्क्वायर? इसका मतलब ये मैट्रिक्स अगर हम 3x3 का ले लें, ये भी मैट्रिक्स हम 3x3 का ले लें, और ये भी मैट्रिक्स हम 3x3 का ले लें, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या बराबर होती है। ठीक, आप बताइए जरा, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? अरे सर, यहां तक आपने समझाया क्या? आपने तो बस इतना बताया कि ये वर्ग आव्यूह हैं। अगर वर्ग आव्यूह होंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। 2x2 भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि 3x3 ही हो। क्लियर ना? ये जरूरी नहीं है कि 3x3 हो, 2x2 भी आपका वर्ग आव्यूह बनाता है। क्लियर? 4x4 वर्ग आव्यूह बनाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? लेकिन हमारे सिलेबस में बेसिकली 3x3 तक ही जिक्र किया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है 2x2 और 3x3 का। तो डियर स्टूडेंट, ये समझ में आया आपको कि नहीं? अब थोड़ी सी एक बात यहां हल्की सी यहां समझे। देखिए जरा, ये क्या है? हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? साइन ऑफ मैट्रिक्स। डे नंबर 1 या पहले लेक्चर में डिस्कस किया था मैंने, इट इज कॉल्ड एज साइन ऑफ मैट्रिक्स।
इसे अवयव का चिन्ह कहते हैं। क्लियर? और ये कैसा अरेंजमेंट होता था अकॉर्डिंग टू मिस्टर आर्थर कैले? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, आयतीय व्यवस्था होती थी। और आयत में कितने विकर्ण होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2, सब जानते हो। ठीक, अब अगर इसमें 2 विकर्ण होते हैं तो एक डायगोनल ऐसा होगा, ये देखिए, और दूसरा डायगोनल ऐसा होगा। यहां पर आइए, ये बोलिए बोलिए, 2 डायगोनल्स होंगे, एक डायगोनल ये होगा और एक डायगोनल ये होगा। क्लियर? भाई आयत में कितने विकर्ण होते हैं? 2। एक ऐसा बना होता है, एक ऐसा बना होता है। मैट्रिक्स कैसा अरेंजमेंट है? आयतीय। तो कितने विकर्ण होंगे? 2। एक ये होगा और एक ये होगा। क्लियर? अब मेरी बात समझिए जरा। एक वर्ड हम लोगों ने सुना है लीडर। लीडर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु लीड अ पर्टिकुलर ग्रुप आर कम्युनिटी कॉल्ड एज लीडर। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक समुदाय का नेतृत्व करता है, उसे नेता कहते हैं। क्लियर ना? मेरी बात ध्यान दीजिएगा, नेता कहते हैं। तो सर यहां नेता की बात मैंने कहा थोड़ा सा कंसेप्ट को टच करने के लिए हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया। अब नेता यानी लीडर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु लीड मतलब लीड करना, मतलब होता है फ्रंट पे आके काम करना। मतलब पहले वो रहता है, बाद में बाकी लोग रहते हैं, और जो पहले रहता है उसी को तो लीडर कहते हैं। ठीक, यहां पर सेंस क्या लेना है कि ये मैट्रिक्स है, और जब इसके एलिमेंट हम रखना चालू करते हैं, इसमें एलिमेंट भरते हैं, डालते हैं एलिमेंट, तो एलिमेंट यहां से स्टार्ट करते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? एलिमेंट यहां से स्टार्ट करते हैं, चूंकि पहला एलिमेंट इस डायगोनल में आ जाता है, इसीलिए इस डायगोनल को लीडिंग डायगोनल कहते हैं। लीडिंग डायगोनल कहते हैं। लीडिंग डायगोनल कहते हैं बेटा। इसी को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, डायगोनल, और इसी को हम मेन डायगोनल भी कहते हैं। क्लियर? हिंदी में एक ही नाम है, मुख्य विकर्ण। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, ये विकर्ण क्या कहलाता है? लीडिंग, प्रिंसिपल या मेन। इन 3 में से कुछ भी बोलिए, हिंदी में तो एक ही नाम है, मुख्य विकर्ण। और बेटा जो दूसरा होता है इसे कहते हैं सब डायगोनल। सब डायगोनल, या हिंदी में कहेंगे उप विकर्ण। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक, मैंने जिक्र यहां पर इसलिए किया कि यहां पर अभी इन सब चीजों की जरूरत होने वाली है। तो कोई हमसे पूछे मुख्य विकर्ण क्या होता है, तो क्या बताएंगे? किसी भी अवयव का वह विकर्ण जिसमें अवयव का पहला अवयव स्थित होता है, मुख्य विकर्ण कहलाता है। अवयव का वह विकर्ण जिसमें अवयव का पहला अवयव स्थित होता है, मुख्य विकर्ण कहलाता है। देखिए, ठीक। और उपविकर्ण, अवयव में स्थित शेष दूसरा विकर्ण क्या कहलाता है? उपविकर्ण कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं। आपने कहा सर ये तीनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। क्लियर? आप जरा देखिए, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो मैंने कहा इसकी डेफिनेशन क्या बनाई कि अगर मैं स्केलर लेकर चलूं तो मैं बोलूंगा अदिश अवयव एक वर्गावयव होता है, विकर्ण अवयव एक वर्गावयव होता है, एक वर्गावयव होता है, इकाई अवयव एक वर्गावयव होता है। ठीक, जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर, परिभाषा ध्यान दीजिएगा इसकी डेफिनेशन, जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर, इसका मुख्य विकर्ण तो यही होगा ना, आप सब लोग बता रहे हैं इसका मुख्य विकर्ण यही होगा, इसका मुख्य विकर्ण ये होगा। मेरी बात बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए समझ में? ठीक है, और डाउट हो तो तुरंत पूछिएगा, किसी भी चीज़ पर डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और उसका आंसर आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अब आपने कहा सर
फिर से आप डेफिनेशन बताइए तीनों के डेफिनेशन के लिए। वह वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर, वह वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर, वह वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी एलिमेंट शून्य होते हैं। मतलब 0, इसमें भी 0 0। बोलो क्लियर हो रहा है ना सर? इसमें भी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी 0 0 0, इसमें देखिए 0 0 0। बोलो क्लियर हो रहा है ना? अब इन तीनों को देख कर क्या हम ये कह सकते हैं कि कौन सा स्केलर है, कौन सा डायगोनल, कौन सा यूनिट है? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि पहले वाले में मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी 0 हैं, दूसरे में भी मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी 0 हैं, फिर तीसरे में भी मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी 0 हैं। तो स्टूडेंट ये तो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, यानी पूरा खेल किसका है? लीडिंग डायगोनल का, मुख्य विकर्ण का। अब आपने कहा सर यही बस हमारा ऐसे खाली पड़ा हुआ है, इसको देखिए। मैंने कहा बेटा इस खाली वाले स्थान पे क्या रखा जा सकता है? आपने कहा या तो 0 रखा जा सकता है या कोई भी संख्या रखी जा सकती है। मैंने कहा अगर यहां पर आप 0 रख देंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या शून्य अवयव कहा जाता है। अगर किसी भी अवयव का पूरा अवयव शून्य हो जाए तो उसे शून्य अवयव कहते हैं। इस वजह से मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य नहीं होंगे। अब शून्य नहीं होंगे तो दिमाग में आ गया कि होगा क्या फिर? इसका मतलब शून्य नहीं होना है। ठीक, अशून्य नहीं होने में दो चीजें होंगी, या तो यहां के अवयव आपस में बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। आपस में बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर वो आपस में बराबर हैं तो मैंने क्या लिया? 2 2 2, जरूरी नहीं 2, 3 3 3, 5 5 5, 7 7 7, कुछ भी ले सकते हैं। ए मीन्स लीडिंग डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों या तो अलग अलग होंगे। आपने लिख दिया 2 5 7। बात समझ पा रहे हैं ना? 1 3 8, कुछ भी लिख दें, बस अलग होने चाहिए और यहां बराबर होने चाहिए। क्लियर? 0 नहीं होने चाहिए, इसलिए कि अगर 0 रख देंगे यहां पर तो इस अवयव की प्रवृत्ति बदल जाएगी, नेचर बदल जाएगा और यह शून्य अवयव कहलाने लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें करना क्या है? स्केलर, डायगोनल और यूनिट, इसलिए इसके मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य नहीं होते हैं। क्लियर? अब आपने कहा तब सर अब ये तो पूरा भर गया, अब इसको तो हम बोल सकते हैं ना कुछ? मैंने कहा बिल्कुल बोलेंगे। क्या? वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव 0 होते हैं अदिश अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? अदिश अवयव कहलाता है। बात समझ पाए कि नहीं पाए? अदिश अवयव कहलाता है। क्लियर? उसके बाद क्या आएगा इसमें फिर? यानी ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्केलर मैट्रिक्स हो गया। यहां देखिए जरा, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव भिन्न भिन्न तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं। वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान किंतु शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, वो क्या कहलाता है? स्केलर। अगर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव भिन्न भिन्न और शेष सभी अवयव शून्य होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव। क्या बोलते हैं? विकर्ण अवयव। क्लियर हुआ? अब अगला आता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। बेटा इसका इसका मुख्य विकर्ण सदैव 1 1 1 होता है, इकाई होता है। यानी वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई तथा शेष सभी शून्य होते हैं, शेष सभी शून्य होते हैं, इकाई अवयव कहलाता है। क्लियर हुआ बेटा? तो अब दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर आपने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों तो उसे हम स्केलर कहते हैं। आपने तो कहा कि ये इकाई अवयव है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही, आपने कहा, आपका सोचना बिल्कुल सही है।
जितने भी इकाई आव्यूह होते हैं वो सब अदिश आव्यूह होते हैं। अदिश आव्यूह का नेचर ही होता है कि उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हैं। जहां भी देखिएगा मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर, उसको तुरंत क्या बोलना है, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर उस बराबर होने की दशा में, बराबर तो हैं, उस कंडीशन में अगर सभी एलिमेंट आपस में समान हो और 1 हो, तो उस दशा में हम उसको क्या बोलेंगे, इकाई आव्यूह। ठीक, फिर से ध्यान दीजिए, वह वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान किंतु इकाई हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को इकाई आव्यूह कहा जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, तो क्या ये तीनों मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गए? लंबा पोर्शन रहा, लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी था। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट्स पर। आइए अगला पॉइंट देखिए, अगला था आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम लोगों ने क्या लिखा था, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह लिखा था ना। ठीक, अब आओ जरा थोड़ा सा इसमें फिर से एक चीज समझ लें। बोलो ये किस चीज का साइन है? आंसर तुरंत आया, साइन ऑफ मैट्रिक्स है। अब बोलो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बोलिए? प्रिंसिपल डायगोनल। वेरी गुड, क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल यानी मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल, इसको बोलते हैं। तो आपने कहा ये सर प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। बोलो ये क्या होता है? आपने कहा सर ये तो रो होती है। ये क्या होता है? अरे सर ये तो कॉलम होता है। ये क्या होता है? कॉलम होता है। और ये क्या होता है? रो होता है। बोलो हो, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब आप बताओ जरा, तो आपको क्या यहां पर दो ट्रायंगल नजर नहीं आ रहे हैं? एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, ये हो गया, ये, और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, ये बन गया दूसरा ट्रायंगल। बोलिए बोलिए, कितने ट्रायंगल हो गए? दो। एक लीडिंग डायगोनल के ऊपर और दूसरा नीचे। एक देखिए ये मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के जो ऊपर होगा उसको क्या बोलते हैं? अपर, और जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? लोअर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहां पर हम बात करेंगे किसकी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी हम कहेंगे क्या कि एक ऐसा वर्गाव्यूह, ये भी वर्गाव्यूह होता है, एक ऐसा वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर, यानी ध्यान दीजिए, अगर अपर बोल रहे हैं तो अपर एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं। बस आप दिमाग में रखिएगा, जो नाम लिखा हो, जैसे अपर लिखा है तो वहां के एलिमेंट नॉन जीरो होंगे और लोअर के एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आपने क्या कहा? वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव अशून्य तथा नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे, ऐसे वर्ग आव्यूह को ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। जैसे 1 2 5 0 4 8 0 0 6। अब देखिए इसके ऊपर के नॉन जीरो है, नीचे के सभी जीरो होंगे। बात समझ पाए कि नहीं पाए? ठीक है, तो ऐसा ये वर्ग आव्यूह जो आपका तैयार हुआ है, इसे क्या बोलेंगे? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। फिर से एक बार देख लें, ऊपरी त्रिभुजीय का गुण क्या होता है? ये वर्ग आव्यूह होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, शून्य नहीं होते हैं। ठीक है, और नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको मिलता है तो उसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम है अपर, इसीलिए अपर एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं। इसमें जो नाम नहीं दिया रहता वो वाले एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं।
जैसे अगर हम लोअर ट्रायंगुलर की बात करें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या नाम दिया था हिंदी में इसका? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। क्या दिया था? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा है? नाम लोअर। इसका मतलब जो नाम लिखा होगा वहां के एलिमेंट क्या होंगे? नॉन जीरो, और जो नाम नहीं होगा वहां का एलिमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल साफ स्पष्ट समझ में आना चाहिए। अब आप बताइए क्या बोलेंगे? वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव अशून्य तथा ऊपर के समस्त अवयव शून्य होते हैं, जैसे 1 0 0 5 6 0 8 7 9। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव अपर जीरो है और लोअर नॉन जीरो है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलो इसका ऑर्डर कितना था? 3 क्रॉस 3। इसका कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 3। मेरी बात सबको क्लियर हो रही है ना? तो दिस इज योर अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला नंबर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला डालेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हिंदी में कहेंगे सममित आव्यूह। क्या बोलेंगे? सममित आव्यूह। अब आइए जरा थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसको। मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेटा ये भी एक प्रकार का वर्गाव्यूह होता है। कैसा होता है? वर्गाव्यूह। ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वर्गाव्यूह होता है। ये आपका कैसा होता है? वर्ग आव्यूह होता है। आपने कहा सर अगर ये वर्ग आव्यूह है तो या तो ये आपका 2 क्रॉस 2 का होगा या 3 क्रॉस 3 का होगा। बोलिए बोलिए। या तो 2 क्रॉस 2 का होगा या 3 क्रॉस 3 का होगा, चूंकि वर्ग आव्यूह है और हमारे सिलेबस में 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 ही मिलता है। आपने कहा अगर ये वर्ग आव्यूह है 2 क्रॉस 2 का तो A बराबर कन्फिग्रेशन क्या बनेगा? A11 A12 A21 A22 और बोलो 2 क्रॉस 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो बोलो। क्लियर ना? अगर ये 3 क्रॉस 3 का है तो A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इट्स अ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। बात बिल्कुल क्लियर समझते चलिए। मैंने बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? वर्ग आव्यूह। आपने कहा वर्ग आव्यूह होगा तो हमारे दिमाग में दो चीजें क्लिक करेगी, या तो फिर 2 क्रॉस 2 का होगा या 3 क्रॉस 3 का होगा। आपने कहा अगर वो 2 क्रॉस 2 का होगा तो उसका कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, अगर वो 3 क्रॉस 3 का होगा तो उसका कन्फिग्रेशन ऐसा बनेगा। ठीक है। अब आपने कहा सर हमें इसकी डेफिनेशन देनी है। मैंने कहा बिल्कुल सही, आप डेफिनेशन दीजिए। जरा ध्यान दीजिए, आप बोलेंगे क्या कि वह वर्ग आव्यूह जो कंडीशन होती है बेटा इसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है? वह वर्ग आव्यूह जो AIJ इज इक्वल टू AJI, AIJ इज इक्वल टू AJI की दशा को संतुष्ट करता है। वह वर्ग आव्यूह जो AIJ इज इक्वल टू AJI की दशा को संतुष्ट करता है सममित आव्यूह कहलाता है। नहीं आई बात समझ में? ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स अगर ये कंडीशन फुलफिल करे तो समझ लीजिए कि वो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो उसकी जो कंडीशन है
उसकी जो कंडीशन है उसमें A12 एलिमेंट हमेशा A21 एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। क्यों भाई, यहां पर देखिए आई जे आगे पीछे हो जा रहा है। अगर i की जगह पर 1 और j की जगह पर 2 रखें तो A12 बनेगा। वही काम तो यहां पर भी करेंगे ना, तो j की जगह पर 2 आ जाएगा और i की जगह पे 1, तो बन क्या जाएगा A12 ऑलवेज इक्वल टू A21। लेकिन अगर यही 3x3 का हो गया, स्टूडेंट्स आप भी देखो इस पे बोर्ड पर और बोलो कौन कौन सा बराबर होगा। आपने कहा सर A12 बराबर होगा A21 के। बताओ A13 किसके बराबर होगा, पलट देना है ना, तो आपने कहा सर A31 के। अब बोलो A23 किसके बराबर होगा, A32 के। नहीं आई बात समझ में, क्लियर। और ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल कर गया तो ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने कहा सर एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल आप ऐसे करेंगे, अगर 2x2 में लिखेंगे तो A इज इक्वल टू 5 6 6 9। अब बताइए कौन सा मैट्रिक्स है, 2x2 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर यहां पर लिख देंगे A इज इक्वल टू 1 3 5 3 4 8 5 8 9। अब बोलिए ये क्या बन गया, 3x3 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। सावधानी से समझेंगे उसको, इधर समझेंगे। समझ में आया कि नहीं, A12 A21 के बराबर है, A12 A21 के बराबर है, A13 A31 के बराबर है, A23 A32 के बराबर है। तो बोलो कैसा मैट्रिक्स होगा, क्लियर। अब जरा थोड़ा सा ये हो गया, ये तो हमने पूरा कंस्ट्रक्शन कर लिया। अभी आप भी लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, अगर आपसे कोई पूछता तो आप लिखेंगे वह वर्गाव्यूह जो AIJ इक्वल AJI की दशा को संतुष्ट करता है सममित आव्यूह कहलाता है, क्लियर। अब देखिए जरा यहां पर सममित आव्यूह तो कहलाता है। अब आगे देखेंगे, अगर किसी भी मैट्रिक्स को हमको कोई दे दे, हमसे कोई कह दे ये मैट्रिक्स है, बताओ जरा ये मैट्रिक्स क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, हमारा आंसर क्या होगा। कंडीशन है AIJ इक्वल AJI को वेरीफाई कर लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर होगा तो अगर ये सेटिस्फाई कर जा रहा है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत आसान तरीका मैं बता दूं आपको, कोई मैट्रिक्स अगर आपको देता है, उस मैट्रिक्स में आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करो, लेकिन मैट्रिक्स के रिजल्ट पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। फिर से इधर ध्यान दो, आपने कहा सर ये सिमेट्रिक है ना, मैंने कहा इसमें जरा चेंज करो, इसको क्या करो तुम, चेंज करो। बहुत ढंग से समझना, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मैंने कहा अगर किसी ने मैट्रिक्स आपको दे दी और कहा बताओ ये कैसा मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में बदलो, जरा चेंज करो, ये रो है इसको कॉलम में ले जाओ 5 6, और ये क्या है रो है इसको ले जाओ 6 9। अगर कोई दोनों में परिवर्तन ना हो, लेकिन तुमने क्या किया, इसको चेंज किया है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, और इस कंसेप्ट को हम आगे चलकर पढ़ेंगे ट्रांसपोज। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को ऊपर से टी दे दीजिए, ट्रांसपोज, ठीक है। यानी हमने रो को कॉलम में और रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कर दें, ठीक है। जैसे इंटरचेंज करेंगे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात यहां पर क्या कहेंगे, ए ट्रांसपोज का मान हमेशा ए के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। यहां पर भी वो बात हम कर सकते हैं, यहां पर A इज इक्वल टू, देखिए इस वाले पूरे सेगमेंट को 1 3 5 कर देंगे, 3 4 8 कर देंगे और 5 8 9 करेंगे। देखिए सेम टू सेम वही मिला है, इसका मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए,
ओके, नोट हो गया होगा। अब मेरी बात समझिए दूसरे तरीके से, फिर से वापस आते हैं हम। तो ये रहा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, सबसे पहले आपको दिमाग में रखना, कोई सिमेट्रिक पूछता है तो AIJ इक्वल AJI। अगर वो मैट्रिक्स बना के दे देता है, तब पूछता है, तो आप उसको केवल ट्रांसपोज कर दीजिए, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव ना पड़े, या सीधे सीधे एक लाइन में आप डेफिनेशन ही बोल दीजिए, वह वर्ग आव्यूह जो A ट्रांसपोज बराबर A की दशा को संतुष्ट करता है सममित आव्यूह कहलाता है। क्लियर हुआ? अब आगे आइए, हम लोग लेकर चलते हैं, अगला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी में कहेंगे विषम सममित आव्यूह। क्या बोलेंगे? विषम सममित आव्यूह। क्लियर? अब देखो, विषम सममित आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह होता है। वर्ग आव्यूह होगा तो 2x2 का होगा या 3x3 का होगा। अगर 2x2 का होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा बनेगा, अगर 3x3 का होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? बिल्कुल सेम टैली करके चल रहा हूं मैं। अगर वो 2x2 का होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ये आएगा आपका, और 3x3 का होगा तो ये आएगा। ठीक है, अब आपने कहा सर इसकी कंडीशन क्या है? आपने कहा वह वर्ग आव्यूह जो AIJ बराबर -AJI की दशा को संतुष्ट करता हो। A square matrix which can be satisfy the condition AIJ equal -AJI। वह वर्ग आव्यूह जो AIJ बराबर -AJI, अगर माइनस हटा दो सिमेट्रिक और माइनस लगा दो तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, विषम सममित हो जाता है। वह वर्ग आव्यूह जो AIJ बराबर -AJI की दशा को संतुष्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी 2x2 के लिए? आपने कहा सर आसान है, यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस। यहां पर क्या आएगा? सब में वही चेंजेस आएंगे, माइनस। यहां सब में चेंजेस आएंगे माइनस, और इसमें क्या आ जाएगा? माइनस। क्लियर? लेकिन इसमें एक खास बात क्या होती है, यही एक ऐसा मैट्रिक्स है, आव्यूह है, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 0 होता है। मुख्य विकर्ण 0 होने वाला आव्यूह है ये, जिसका मुख्य विकर्ण 0 होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर इसका मुख्य विकर्ण 0 है तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 होगा। अगर ये 6 है तो ये कितना होगा? -6। आपने कहा सर इसका प्रिंसिपल डायगोनल 0 होता है। देखिए, ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल 0 हो गया। ये 3 है तो ये -3, ये 5 है तो ये -5, ये 8 है तो -8। क्यों भाई? कंडीशन तो यही है। ठीक है, अब आपने कहा सर अगर हम इसको चेंज करें, मैंने कहा कर दीजिए चेंज, तो आप क्या आएंगे? 0, 6 यहां आया और -6 और 0 यहां पर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या कहा? कंडीशन क्या कही आपने आगे? इसी के थोड़ा सा देखिए जरा, यहां से अगर आप A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें तो यहां पर आ जाएगा 0, 6, -6, 0 जो आपके A के बराबर है। तो बोलो A ट्रांसपोज बराबर -A हो जाए। वहां पर क्या हुआ था? A ट्रांसपोज बराबर A, और यहां पर क्या होगा? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। वही काम तो यहां पर भी करना है। यहां जरा ध्यान देकर काम करेंगे। अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो 0, 3, 5, अगला आएगा -3, 0। आप यहां से करेंगे क्या? इस रो को, इस वाले रो को आपने कॉलम में डाला तो 0, 3, 5, -3, 0, 8, अब -5, -8, 0। अब आप यहां से अगर कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो यहां पर आ जाएगा आपका 0, 3, 5, -3, 0, 8, -5, -8, 0, इट्स योर E। और आपने कहा ये बन गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन। बस आपको यहां ध्यान देना होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि इसका लीडिंग डायगोनल 0 होता है। 0 कौन होता है? इसका प्रिंसिपल डायगोनल 0 होता है। क्लियर ना? अगर प्रिंसिपल डायगोनल 0 है, मुख्य विकर्ण 0 है, देख लीजिए मुख्य विकर्ण सब में 0 है। ये देखिए 0 है, ये 0 आ गया मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण 0 है। आपको ये दिमाग में रखना होगा मुख्य विकर्ण 0 होना चाहिए। समझ में आया? यह हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 4 पर आप इतना ही देखेंगे। लेक्चर नंबर 5 आगे जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस पर कि मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। और इसको पूरा आप रिवाइज करे रहिएगा, रिवाइज करके रखेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कहें, मैं उसको डिस्कस करूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।